लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब तायो और मिसॉन टाइफून ट्रेडिंग को चला रहे थे और तायो और उसकी मॉम को भी घर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उनका घर नीलाम हो गया था। इसलिए वो उन्हें ऑफिस लेकर जाता है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और फिलहाल उसके पास एक नया प्लान था जूतों के बिजनेस को लेकर। अब वो कुछ नया करने की सोच रहा था। फिर अगले दिन मिसॉन जब ऑफिस जाती है तो तायो को यहाँ देखकर चौंक जाती है। उसे उठाने लगती है कि इतने में वही पास में तायो की मॉम सो रही थी। वो उठ जाती है तो उन्हें देखकर तो मिसॉन डर के मारे नीचे गिर जाती है कि ये कौन है। तभी तायो की भी नींद खुल जाती है। वो जमीन पर लेटा हुआ था लेकिन अपना सिर राइट साइड नहीं हिला पा रहा था। तो उसे लगता है कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, घबराने लगता है, लेकिन मिसॉन कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम एकदम ठीक हो। फिर उनसे पूछती है कि आप लोग इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो घर पर होना चाहिए था ना। तो फिर जब उसे उनकी कहानी पता चलती है तो वो उनका सामान लेकर अपने घर ले जाने लगती है। पर तायो कहता है कि नहीं, हम ठीक हैं। वो कहती है कि ऐसे कैसे ठीक हो, आपके पास रहने के लिए कोई जगह है। वो कहता है नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। तो वो कहती है कि फिर पैसे कहाँ से आएंगे। अब वो क्या ही कहे, उसके पास कहने के लिए कुछ भी था ही नहीं। तभी इसकी मॉम कहती है कि शायद हमें इसके साथ जाना चाहिए और मिसॉन को थैंक्स करती है, कहती है कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। फिर अपना सामान लेकर बाहर चली जाती है। अब ऐसे में तायो भी क्या करता, उसे भी जाना पड़ता है। इसके बाद वो उन्हें अपने घर ले जाती है। वहाँ पर चढ़ाई कर करके तो तायो की मॉम की हालत खराब हो रही थी। फिर घर पहुंचकर वो उन्हें अपने छोटे भाई ब्योम और अपनी बहन से मिलवाती है। अब मीहो को देखकर तायो को लगता तो है कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर ध्यान नहीं आता। लेकिन उसे देखकर मीहो मिसॉन से कहती है कि कहीं ये तुम्हारा सीक्रेट लवर तो नहीं है ना। ये सुनकर तो वो दोनों कहने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एंट्री होती है उनकी दादी की और वो तो तायो को देखकर रोने ही लग जाती है। उसे चिपकती है, उसे अपना हस्बैंड समझ रही थी। कहती है कि वॉर खत्म हो गया क्या, देखो तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है और मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तो बच्चे उन्हें समझाते हैं कि दादाजी नहीं है, इसलिए आप अंदर जाओ। मतलब उसकी दादी की दिमागी हालत थोड़ा ऐसी ही थी। फिर उनको अंदर भेजने के बाद मिसॉन उन्हें एक खाली रूम बताती है कि आप यहाँ पर रह लो। लेकिन ये सुनकर तो मीहो चिल्लाने लगती है कि आपने कहा था कि मैं वहाँ पर रहूंगी, और नाराज होकर वहाँ से चली आती है। अब उनके लिए ये माहौल थोड़ा अजीब हो रहा था, पर ऐसे में उन्हें रहने के लिए जगह मिल रही है, वही बड़ी बात है। और इस बीच वहाँ ऑफिस में उनकी पुरानी कलीग सियोन उन्हें देखने आई थी कि कहीं बंद तो नहीं है ना, पर देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन कोई आया भी नहीं था। तो वो उनके लिए ड्रिंक वगैरह रखकर वहाँ से चली जाती है और इधर वो लोग अपना बोरे बिस्तर लगाकर लेट जाते हैं। एक टीवी था, उसे भी ऑन करने की कोशिश करते हैं। अब पहले तो वो चल नहीं रहा था, लेकिन तायो के दो चार मुक्के मारने के बाद वो चल ही जाता है। और जबकि वहाँ पर व्योम दादी से पूछता है कि आपने उन्हें अपना हस्बैंड क्यों बताया। तो वह कहती है कि जब मैं 22 साल की थी तब मेरे हस्बैंड वॉर के लिए चले गए थे और वहीं पर उनकी मौत हो गई। मुझे उनकी बहुत याद आती है और उस टाइम पर तुम्हारे डैड 4 साल के थे और ये लड़का बिल्कुल तुम्हारे डैड की जैसा ही है। तुम अपने डैड से मिलकर खुश हो ना। और फिर वो तायो की मॉम के लिए पूछता है कि वो कौन है। तो वो कहती है कि पता नहीं, तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया। वो जो भी होंगी हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इससे तो व्योम बहुत खुश होता है कि अब मुझे मेरे डैड और मॉम दोनों ही मिल गए हैं। अब रात को तायो को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम मीहो को देखते हैं। उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिली थी लोगों को एंटरटेन करने की, तो वो नामो के ही रेस्टोरेंट जाती है। लेकिन वो लोग तो उसे चिपकने लगते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। नामो दूर से ये सब देख रहा था, उसे गुस्सा आता है और पहले तो वो जोर से चिल्लाता है कि रुक जाओ। फिर उनके पास जाकर उन सबको आराम से बिठाता है और मीहो से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर उसके बदले काम करने लग जाता है और फिर खेल खेल में उन लोगों के चाटे ही चाटे मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को बिना पूछे टच करने की। जो लड़का उसे यहाँ पर लेकर आया था उसे सुनाता है कि अगर तुम फिर से ये सब करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन इससे तो उन लोगों की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। वो नामों को मारने लगते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तब ये देखकर मीहू उनकी अच्छे से धुलाई करती है और उन्हें भगा देती है। फिर बाद में नामों की दवाई लगाते हुए मीहू कहती है कि जब तुम्हें फाइट करना आता ही नहीं था तो इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। पर वो तो गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे आज का पेमेंट नहीं मिला। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। और उसने तो उसे पहचान लेता है कि वो वही कंपटीशन वाली है, इसलिए उसे बता देता है। वो भी चौंक जाती है कि अच्छा वो तुम हो और तुम यहाँ पर काम करते हो। फिर अगले दिन देखते हैं कि मिसॉन बैंक जाती है क्योंकि उसे पार्क को पैसे ट्रांसफर करना था, उन जूतों की डाउन पेमेंट। पार्क यानी कि वही जूते बनाने वाला। अब उन्हें उन जूतों की सेल करनी थी तो पहले मार्केट को अच्छे से रिसर्च करना होगा। वो जूते सेफ्टी के लिए बनाए गए थे तो कंस्ट्रक्शन साइट, केमिकल प्लांट्स और डिजास्टर साइट पर भी उनका यूज होना चाहिए। बस वो लोग ये बातें करते जा रहे थे तभी अचानक से उनके पैर स्लिपरी होने लगते हैं क्योंकि वहां पर अभी अभी पोछा लगाया गया था। और देखते ही देखते मिसॉन तो वहीं पर गिर जाती है, यानी कि सेफ्टी जूतों की जरूरत तो कहीं भी पड़ सकती है। और वहाँ घर पर तायो की मॉम जब सोकर उठती है तो ब्योम को देखकर कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर इतने में दादी माँ अंदर से आती है, कहती है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बनाओ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी मीहो बाहर आती है तो उसे कहती है कि देखो तुम्हारी दादी का मन कुछ खाने का कर रहा है। लेकिन वो तो उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है कि इन्हें कहने दो, ये अपना खुद देख लेंगे। बेचारी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर ऑफिस में देखते हैं मिसॉन कॉफी बना रही थी तो तायो उसे हटाकर खुद कॉफी बनाने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, लेकिन वो भी गलत बना रहा था।
तो ऐसे में मिसॉन उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाती है कि ऐसे-ऐसे करना है, प्रोसेस बताती है। ऐसे में तो वो उसे देखने लग जाता है। फिर जैसे ही मिसॉन को ध्यान आता है कि मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो एकदम से छोड़ देती है कि मैं तो बता रही थी कि ऐसा-ऐसा करना है। तभी वो दोनों देखते हैं कि पानी उबल रहा था, तो मिसॉन उसे बंद करने जाने लगती है, लेकिन तायो उसे एकदम से अपने पास खींच लेता है और फिर कहता है कि तुम जल सकती थी ना, इसलिए तुम बैठो, मैं करता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने बिज़नेस के लिए बातें करने लगते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। उन्हें कंस्ट्रक्शन कंपनी और प्रोजेक्ट साइट पर जाकर देखना चाहिए, पर तायो ने इसकी तैयारी कर ली थी और फिर करके दिखाता है कि हम किस तरह से बात करेंगे। मुझे अपना नाम लेना है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है। तब मिसॉन भी उसे बताती है कि उन्हें हैंडशेक कैसे करना है और दोनों एक्ट करने लग जाते हैं। बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं। फिर शाम को जब तायो ऑफिस आता है तो देखता है कि मिसॉन तो वहीं पर सो गई थी, इसलिए वो उसके लिए फटाफट से कॉफी बनाकर लाता है। सोचता है कि लगता है इसने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, इसलिए थक गई है। लेकिन तभी मिसॉन बाहर से आती है, उसे देखकर कहती है कि आप गए नहीं, आपको तो घर जाना चाहिए ना। लेकिन वो कहता है कि शांत रहो, मिसॉन सो रही है। लेकिन फिर उसे देखकर सोचने लगता है कि तुम तो वहां पर हो, तो फिर ये कौन है। तब वहां पर वो मिस्टर बे को देखकर डर जाते हैं, उनका पुराना एम्प्लॉय। वो कहता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो सोचा यहाँ पर आ जाऊँ। मिसॉन वहाँ पर कंप्यूटर ऑन देखती है तो समझ आती है, कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ करने आए हो, अपनी पढ़ाई करने के लिए आए हो। इसलिए उसे डांटने लगती है कि अपना सामान खुद लाना, अपनी कॉफ़ी खुद बनाना और अपनी बिजली खुद भरना। इस बात पर दोनों लड़ने लग जाते हैं और ये देखकर तायो उनके मज़े लेने लगता है। फिर अगले दिन वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उसका दिन बहुत स्पेशल था और पहला दिन था जब वो अपना सामान यानी कि उन जूतों को दिखाने वाला था। बस ये बिज़नेस चल जाए, इससे पहले उन्होंने कुछ लोगों को सैंपल दिखाए थे और वो लोग इंटरेस्टेड भी थे। फिर अपनी मॉम से कहता है कि अगर मैंने सारा सामान बेच दिया ना, तो हम एक बड़े से डिनर पर जाएँगे। फिर अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि मैं अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पाऊँगा, अपना घर भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जबकि मिसॉन तो एक साइट पर पहुँच गई थी, बस उनका सामान डिलीवर होने वाला था, क्योंकि वो लोग उन सेफ्टी जूतों में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने तो एग्रीमेंट भी बना लिया था। मिसॉन उस पर साइन भी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ तायो पुसान पहुँच गया था। वो चारण को लेकर उसी फैक्ट्री जाता है जहाँ पर वो जूते बनते थे, क्योंकि उन्हें यहीं से माल उठाना था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनके होश उड़ आते हैं, क्योंकि वो एकदम खाली था, लाइट भी नहीं थी। मतलब कि उनके साथ फिर से स्कैम हो गया। तायो को यकीन नहीं होता तो वो भागकर मिस्टर पार्क की शॉप पर जाता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो वो ताला तोड़ देता है। अंदर जाकर चेक करता है, तब वहाँ पर मिस्टर पार्क को देखता है। अब उसे देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उस पर चिल्लाता है, लेकिन उसकी हालत देखकर तो वो चौंक जाते हैं। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ था। तब उन्हें पता चलता है कि असल में पार्क ने जिन लोगों से पैसा उधार लिया था, वो यहाँ का सामान, मशीन वगैरह सब ले गए और तायो ने जिस स्टॉक के लिए डाउन पेमेंट किया था, वो लोग पेमेंट भी ले गए और स्टॉक भी ले गए। तो अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इससे तो तायो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे साथ स्कैम किया है? तुम्हें पता भी है कि वो पैसे मेरे लिए कितने मायने रखते हैं? फिर पूछता है कि इस कबाड़ के अलावा यहाँ कुछ बचा भी है? वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। ये सुनकर चायन उसे थप्पड़ मारती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे कर्ज कौन चुकाएगा? लेकिन उसके पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कहता है कि तुम मुझे मार ही डालो। अब तायो गुस्से में तो था ही, तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगता है। लेकिन चारण उसे रोकती है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और फिर मिसॉन को कॉल करती है कि उसे भी पता चलना चाहिए। जबकि वहाँ पर तो वो जूतों के आने का वेट कर रही थी। फिर तायो की मॉम को देखते हैं, वो नामों के रेस्टोरेंट बैठकर अपने बेटे के आने का वेट कर रही थी कि वो आने वाला होगा तो हम मजे से बढ़िया डिनर करेंगे। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और वो आता ही नहीं, इसलिए वो उसके लिए खाना लेकर घर चली आती है। तब रास्ते में उसे देखती हैं, वो अकेला और बहुत ही अपसेट लग रहा था। तो पूछती है कि कुछ हुआ है क्या? वो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस थक गया हूँ। पर उसकी माँ समझ गई थी। उसे देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाई। उनसे उनका सब कुछ छिन गया और उनके बेटे को ये सब देखना पड़ रहा है। फिर कहती है कि तुम ज़्यादा कोशिश मत करना, मेरे पास तुम हो, मेरे लिए वो काफ़ी है। भले ही मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई हूँ, लेकिन तुम मेरे पास हो, मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। बस ये बोलते बोलते वो रोने लग जाती है। तब तायो ने गले लगा लेता है। पहले तो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन वो छुपा भी नहीं पाता, बोल देता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरे हाथ से सब कुछ चला गया है, सामान चला गया है, पैसा चला गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। फिर नेक्स्ट हम मीहू को देखते हैं। वो अपने स्टोर से बाहर जा रही थी कि बाहर नामू उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर वो चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ? तो वो कहता है कि तुमने तो बताया था ड्रिंक करने के बाद, तुम्हें याद भी नहीं है। अब वो तो उसे यहाँ पर पैसे देने आया था, लेकिन वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। तो वो कहता है कि आज मेरी छुट्टी है, तो मेरे पास काम नहीं है। पर वो तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन वो तो उसके पीछे-पीछे आ जाता है। वहीं जब तायो घर जाता है तो मिसॉन के पास चारण का कॉल आया हुआ था। वो बताती है कि मैंने पता किया कि तुम्हारा सामान कौन लेकर गया है। वो लोग लोन शार्क वाले हैं, मतलब कि वो लोगों को पैसा देते हैं और वो सामान वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें उन्हें और पैसे देने पड़ेंगे, 5 मिलियन वॉन। ऐसे में अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तायो तो बोल नहीं पाता, लेकिन मिसॉन कहती है कि जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन उनके पास तो पैसा था ही नहीं। तो तायो कहता है कि मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा और अपना सामान वापस लाऊंगा। तब मिसॉन कहती है कि तुम्हें पता भी है कि वो लोग कैसे होते हैं। वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, एकदम गैंगस्टर होते हैं, किसी को भी मार पीट सकते हैं। फिर अगले दिन मीहो को देखते हैं, वो अपनी जॉब के लिए डिपार्टमेंट स्टोर जाती है। तब वहाँ पर लोगों का वेलकम कर रही थी। तब लिफ्ट में जाते हुए बहुत सारे लोग हो गए थे। ऐसे में लिफ्ट बंद नहीं होती, तो वो एक आदमी को बाहर जाने के लिए कहती है,
लेकिन वो तो उसे धक्का मार देता है कि तुम जाओ, और इस वजह से उसके पैर में चोट भी लग जाती है। तभी मिसॉन और उसका भाई उससे मिलने आते हैं, तो उसके पैर में चोट देख लेते हैं। तब बाद में मिसॉन उसके पैर में दवाई लगाती है, उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, और फिर काम का बोलकर जल्दी से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर जाकर वो रोने ही लग जाती है। यहाँ से मिसॉन ऑफिस जाती है और ताया को वो पासबुक वाले पैसे देती है जो कि उसके डैड ने उन्हें दिए थे। उसमें उसने थोड़े अपने पैसे भी मिला लिए थे। ये देखकर तो वो मना करता है कि नहीं, ये तुम्हारे हैं, पर वो ज़बरदस्ती करके उसे दे देती है। इसके बाद वो और चार्लियन उस लोन शार्क वाले के पास जाते हैं। तब चार्लियन उसे समझाती है कि यहाँ कोई तमाशा मत करना, पैसा देकर चुपचाप सामान ले लेना। लेकिन सामान लेने जब वो अंदर जाता है तो वहाँ उसे मिस्टर बेक का मैनेजर और यूंजन मिल जाता है, और वो भी उन्हीं जूतों को लेने आए थे। उन्हें देखकर तो वो चौंक जाता है, और वो भी चौंक जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका मजाक बनाते हैं कि क्या तुम कोई गैंगस्टर हो, वैसे भी गरीब होने से अच्छा है कि एक गैंगस्टर ही बन जाओ। तभी तायो वहाँ पर खून के निशान देखता है, तो उसको फॉलो करते हुए वेयरहाउस जाता है। वहाँ पर वो पार्क को देखता है, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी। इन लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया हुआ था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग कैसे हैं। वहीं तायो को अंदर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो चारन उनके बॉस को पैसे देने वाली होती है कि एकदम से वो बाहर आ जाता है और उसके हाथ से पैसे ले लेता है। कहता है कि हम इन लोगों को पैसे नहीं देंगे, ये कुछ भी बेच नहीं सकते। फिर उनके बॉस से पार्क के बारे में पूछता है कि उसने कितने पैसे देने हैं, तो वो कहता है कि उसके ऊपर 50 मिलियन वॉन अभी भी बचे हुए हैं, और अब तो इंटरेस्ट के साथ 70 मिलियन वॉन हो चुके हैं। तो तायो कहता है कि ठीक है, मैं 100 दूंगा, मैं 7,000 जूते बेचकर तुम्हें 100 मिलियन वॉन दूंगा। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है, और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखकर कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी दोनों आंखें देनी पड़ेगी। इससे तो यूंजुन हंसने लग जाता है, कहता है कि एक आंख फिर मेरी होगी, ठीक है। तायो तो गुस्से में था, तो चार्लियन इसके लिए उसको मना करती है कि ऐसा नहीं करना, लेकिन वो उसकी शर्त मान जाता है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम हमें परेशान नहीं करोगे। और वो बॉस तो उस पेपर पर अंगूठा लगा देता है, लेकिन तायो तो उस पर अपना पूरा हाथ ही छाप देता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।